यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथा जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। घने जंगलों व वन्य जीवों से भरा यह क्षेत्र है दरा, जो कि प्रकृति की सुंदरता को भी दर्शाता है। इस क्षेत्र की घुमावदार रेल पटरियां पूरे भारत में आकर्षण का प्रतीक मानी जाती हैं और इन रेल की पटरियों का रखरखाव करने वाले रेल कर्मी अपनी निष्ठापूर्वक कार्यप्रणाली के लिए सराहे जाते हैं। और साथ ही किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि देखने पर अपने सच्चे भारत का नागरिक होने का प्रमाण भी देते हैं, जैसा कि इस बार भी दिया। हेलो सर, दिनांक 11/12/2021 को शाम को 3:30 के करीब मुझे सूचना मिली कि दरा के जंगल में जो रास्ता दरा से झालावाड़ की तरफ जाता है, बाबा की दरगाह से थोड़ा सा आगे बरगद के पेड़ के पास बरसाती नाले में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी। इस सूचना पर मैं मय थाना के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो सर, SP साहब आ गए। ये रुकिए सर। कुछ पता चला कौन है ये, कहाँ का रहने वाला था? नहीं सर, हम भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए। सबसे पहले लाश किसने देखी यहाँ पे? सर, रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले रेलवे कर्मी हैं। अच्छा, कोई आईडी मिली इसकी? नहीं सर, कोई पर्स ना कोई आईडी मिली इसकी। ओके, आप में से कोई पहचान सकता है इसको? गाड़ी से तो सर मुसलमान लग रहा है, शायद अंसारी मोहल्ले का है।
करण सिंह, लाश का पोस्टमार्टम कराओ और इस इलाके की अच्छी तरह छानबीन कराओ। ओके? यस सर। थोड़ा सा मुझे संदेह था कि शायद वो मुस्लिम नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ के एक निज़ामुद्दीन काजी साहब हैं, उनको बुलवाया थाने पे, उनको एक लिखित में तहरीर दी तथा पोस्टमार्टम रूम पे ले जाकर उनकी पुनः परीक्षण कराया, जिन्होंने मुझे लिखित रूप में कहा कि ये व्यक्ति गैर मुस्लिम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने भी ये मर्डर किया है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं हाड़ौती क्षेत्र में ही छुपा होगा। उसे भनक ना हो, इसलिए अपने को सारे काम गोपनीयता और सावधानीपूर्वक करने होंगे। यस सर, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। सर, इसके लिए हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। यह मामला दरा और झालावाड़ के बीच में हुआ है। एक टीम झालावाड़ भेजो, एक टीम दरा भेजो और पोस्टर के माध्यम से मृतक की पहचान करवाओ। आइए काजी साहब। जी शुक्रिया। माफ़ कीजिए काजी साहब, हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। जी, पुलिस की मदद करना तो हर नागरिक का फर्ज है। बताइए काजी जी, बॉडी देखकर आपको क्या लगता है? जी, ये बॉडी हरगिज़ किसी मुस्लिम की नहीं है। काजी साहब, ये बात आप यकीन के साथ कह सकते हैं? बेशक, मैं आपको सनद दे सकता हूँ। लगभग चौथे दिन हमें इस बात की पहचान हो गई कि यह व्यक्ति ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है, जो झालावाड़ के अकलेरा का निवासी है, जिस पर मृतक के परिजन में उसका भाई सोनू आया और कुछ रिश्तेदार आए, जिन्होंने पोस्टमार्टम रूम पे मृतक की लाश को पहचान कर अपना भाई ओम प्रकाश होना बताया। सर, मृतक की पहचान होगी, उसका भाई और कुछ रिश्तेदार आए हैं। गुड, बुलाओ मैं। जगदीश, भेजो। सर, मैं अजीत हूँ, शुभम मीणा का भाई। कहाँ रहता है तू? सर, मैं अपने माता पिताजी के साथ कनवास में रहता हूँ, लेकिन शुभम भैया कोटा में रहता है। सर, मैंने अखबार में उनका फ़ोटो और कपड़े देखे थे, वो भैया के ही है। सर, मैंने भैया को कई बार फ़ोन लगाया, उनका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा, और जब मेरी भाभी जी से बात हुई तो भाभी जी ने बोला कि भैया अभी तक घर पे नहीं आए। तरुण, पोस्टमार्टम रूम में ले जाकर मृतक की पहचान करो। यस सर, चलो। मृतक के पिता की मेरी पुत्र वधू कृष्णा कुमारी उर्फ संतोष विगत कुछ समय से मेरे पुत्र के साथ, ओम प्रकाश के साथ वहाँ रह रही थी, और उसका किसी धनराज मीणा नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे, जो वो हमारे घर आता था, जो हमने उसको मना कर दिया था कि भाई वो हमारे घर नहीं आवे जावे। तो हमें शक है कि कहीं ना कहीं वो ये घटना कारित करवाने में सहयोग कर सकती है। हाँ साहब, कुछ पता चला? शुभम की हत्या का हमें गहरा दुख है। आप चिंता ना करें, उसके कातिल तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। जी साहब, ये दुख तो ज़िंदगी भर साथ रहेगा साहब। आपको किसी पर शक है क्या? जी साहब, मुझे मुरारी पर शक है, शुभम का दोस्त है साहब। कोई वजह? साहब, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि मेरी दोस्त संध्या का मुरारी के साथ। आपने कुछ देखा है? हाँ साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं शुभम के घर गया था, जो मैंने देखा। शुभम, बहू। अरे बाबूजी आ गए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबूजी, मैं अकेले चाय लाती हूँ। हाँ बेटा।
और माँ कैसी है बाबूजी? माँ ठीक है बेटा, अच्छी है माँ। बाबूजी वो छोटू कैसा है? बढ़िया है। आजकल काम पे जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है बिल्कुल सामने। बाबूजी ये लीजिए चाय। ले बेटा, इसकी माँ ने आम का अचार भेजा। बाबूजी घर के अचार की तो बात ही निराली है, बहुत अच्छा है। शहर भी गिर गया। धन्यवाद बाबूजी। खुश रह बेटा। बाबूजी अभी तो आप कुछ दिन नहीं रहोगे। हाँ बेटा बिल्कुल। आप आराम करो, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक। जानम देख लो मिट गई दूरी। कौन हो तुम? बाबूजी मैं मुरारी, कौन मुरारे? इलेक्ट्रिशियन। वो मुझे बुलाया था। बाबूजी ये मुरारी है, उनके दोस्त है। बाबूजी वो मिक्सी खराब हो गई थी ना, तो मैंने उनको बुलाया है। आई डू मुरारी जी। कौन सा स्विच खराब हो रहा है? बिजली का मिस्त्री है, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे छोड़ो, बुढ़े को सबको शक हो जाएगा। जाने मन, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। और तुमने शुभम को बाहर जाते हुए देखा तो मुझे लगा चलो, और यहाँ आया तो ये बुढ़ा घुसट। मैं फोन उठाने ही वाली थी, मगर शुभम और बुढ़ा आ गए। चिपकने की जरूरत ऐसे धक्का दोगी? जाने मन, मुझे लगता है बुला गया। ये मिक्सी है। करंट तो आ रहा है, चल क्यों नहीं रही है? इसलिए तो आपको बुलाए हैं हम। लो, चल गई। बुढ़ा है। मिक्सी तो ठीक थी, चलाने का क्या मतलब था? कुछ तो गड़बड़ है। बाबूजी तो सो रहे हैं। शुभम, वो बाबूजी मैं काम पे जा रहा था, तो आप यहीं रहिए, मैं कल उधर झालावाड़ जाऊंगा, तो आप भी चले जाना, गाँव चले जाना। इधर हो। लगता है बुढ़ा आ गया। बाबू किससे बात कर रही है तू? बाबूजी शुभम से बात कर रही थी मैं। शुभम।
घर जल्दी आ गए? हाँ यार, वो कल झालावाड़ भी जाना है। बाबूजी सो गए? नहीं, बाहर टहलने गए हैं। अच्छा। संध्या, वो तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, छोड़ो। बताओ ना, क्या बात है? जब आप घर पर नहीं थे तब मुरारी जी घर आए थे। मैंने उनको मना कर दिया कि आप घर पर नहीं हो, और उस वक्त मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही थी, तो मैंने मुरारी जी को भी पूछ लिया और मुरारी जी ने मेरी बात नहीं टाली और वो चाय के लिए बैठ गए। शायद बाबूजी को ये बात मेरी पसंद नहीं आई। शायद बाबूजी को अपनी बहू पर विश्वास नहीं है कि मेरे चरित्र से। अरे यार, तुम बाबूजी की बातों को बुरा मान गई। वह पुराने विचारों के हैं। मैं बाबूजी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम है, आप बाबूजी से कुछ मत कहिएगा, उन्हें ठेस पहुंचेगी। और वैसे भी बाबूजी कभी कभार तो यहाँ आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। जब उनकी बातों का इतना सम्मान करती हो तो उनकी बातों की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? चलिए कोई बात नहीं, बाबूजी ये हमारे कह दिया तो कह दिया। ये हुई ना बात। चल अब तू खाना लगा दे। लगता है बाबूजी आ गए। बाबूजी आओ, बैठो। बाबूजी पानी लाऊं? नहीं चाहिए पानी। बेटा, तुझसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोले ना बाबूजी। बेटा, तेरा एक दोस्त है मुरारी, तेरे पीठ पीछे उसका घर आना जाना है। बहू घर में अकेली रहती है, उसका आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबूजी वो मेरा पुराना दोस्त है, मैं भी उसके घर पे आता जाता रहता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, बहू घर में अकेली रहती है, और तेरा बाप होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं तुझे समझा सकता हूँ। आज के बाद तेरे पीछे वो घर पे नहीं आना चाहिए, और जो कोई काम भी है तो घर के बाहर कर सकता है बेटा काम। ठीक है बाबूजी, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं उसको समझा दूंगा, वो घर नहीं आएगा। शाबाश बेटा, ठीक है, अब तू जा खाना खा ले। अच्छा संध्या, अब हम चलते हैं। ठीक है बाबू, मैं जाके इसकी माँ को भेजता हूँ, उस दिन वो भी तुम्हारे साथ यहाँ रह लेगी। ठीक है बाबूजी। जीते रहो बेटा। बस साहब, यही वजह है। आप चिंता ना करें, जल्दी हम अपराधी को पकड़ लेंगे। आपके बेटे को जरूर इंसाफ मिलेगा। हमने उस विषय पे भी अनुसंधान किया, कृष्णा के मोबाइल नंबर लिए, उनकी कॉल डिटेल निकलवाई, और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद में उसकी सबसे ज़्यादा जो कॉल आ रही थी वो धनराज नाम के व्यक्ति के साथ हो रही थी। हमने धनराज को टारगेट किया। धनराज की हमने टावर लोकेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है उनके उपयोग करते हुए उसकी पहचान की। कृष्णा उर्फ संतोष निरंतर उसके संपर्क में थी। फिर हमने उसका यहाँ झालावाड़ से कोटा आने के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में देखा, तो घटना के समय घटना स्थल के आसपास धनराज की कॉल डिटेल वो टावर लोकेशन आ रही थी, और इस बीच दोनों के बीच में निरंतर बात की हमारे पास में साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि हो रही थी। बहुत हो गए चाय, चल खाना।
भेद खुलेंगे, अब सारे मुजरिम सामने आएंगे। कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है। अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। हाँ भाई, अब तुम बताओगे या हम हमारे तारीखी से पूछें? बताता हूँ सर। बता भाई। बताता हूँ सर। बताता हूँ सर। मैं और संध्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका पति हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ था। संध्या ने मुझे बताया था कि शुभम 11 तारीख को झालावाड़ से कोटा आ रहा है। ये सुन के मैंने मेरे दोस्तों के साथ उसको मारने की प्लानिंग बना ली थी। तुमने उसकी हत्या कैसे की? साहब, हम तीनों ने बस में ही शराब पी ली थी। बस कंडक्टर ने बीच रास्ते में उतार दिया था। मैंने शुभम को बहलाकर जंगल के रास्ते चलने को कहा। अबे अरे कहाँ जंगल में ले आया है? अरे पार्टी करेंगे, दारू भी साथ में है, मौसम भी सुहाना है। चलना, थोड़ी थोड़ी लेंगे। आना शुभम, अजय आना। चलना, तू भी खामखा डरता है। भाभी से इतना डरता क्यों है? हेलो, काम हो गया। हटा दिया रास्ते के पत्थर को, पत्थर से। और यह एक निर्मम और अत्यंत ही दयनीय हत्या थी, जिसमें उन्होंने साक्ष्य भी मिटाए। हमने धनराज मीणा, मुकेश मीणा एवं संतोष के विरुद्ध निर्मम हत्या करने, साक्ष्य मिटाने, हत्या में सहयोग करने 120(b) का अपराध माना। विश्वासघात और उसके बाद निर्मम हत्या की घटना ने सभी को झंझोड़ के रख दिया। संध्या ने अपने पति के साथ विश्वासघात करते हुए उसकी हत्या करवा दी और विवाह जैसे अटूट बंधन को कलंकित कर दिया। मुजरिम कितनी भी सफाई से कारनामे को अंजाम दे, लेकिन हमारी पुलिस उसके हर कारनामे से पर्दा हटा ही देती है। पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी सहायता से मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। मैं जाहिद खान आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।